भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चाभावेन प्रमुदितमना दर्दुरिह क्षणादासीत् स्वर्गे गुणगण समृद्ध सुखनिधि लवन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, यहाँ पर बहुत सारे बालक बालिकाएं बैठे हैं। मैं आपसे कुछ पूछूं तो उत्तर दोगे? बोलो हाँ या ना। सही दोगे या गलत? इतना कॉन्फिडेंस। सही दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, गलत दोगे तो भी मुझे अच्छा लगेगा, नहीं दोगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। एक ऐसा बालक खड़ा हो जाए, कोई भी एक जो इंटेलिजेंट हो, होशियार हो। क्यों सारे में कोई भी नहीं है क्या इंटेलिजेंट? एक आध तो होगा ना। माइक दीजिए। कोई भी एक बालक जो अपने को होशियार समझता हो, यह हकीकत में हो। डरने का नहीं, जिंदगी में बहुत लंबी जिंदगी है। कोई भी एक, ज़्यादा कठिन नहीं पूछूंगा, सरल ही पूछूंगा। जो नीचा सिर कर रहे हैं वो गड़बड़ है। इतनी बड़ी सभा में एक भी बालक ऐसा नहीं। बालक गर्ल्स बाद में है ना। अरे लड़के, तू कहाँ जा रहा है? इधर चलना। यही इंटेलिजेंट दिख रहा मुझे। हाँ, कोई भी खड़ा हो जाए, घबराओ नहीं। घबरा गया वो जिंदगी में क्या खाक करेगा। कोई भी लड़का खड़ा हो जाए, मुझे लगेगा कि ऋषभदेव में एक, हाँ क्या बात, जोरदार तालियां बच्चे के लिए बजाइए। उसने हिम्मत की। ये लड़के भी हिम्मत नहीं करेंगे तो क्या होगा भारत का? ध्यान रखिए। बता बेटा, अपना नाम बताओ। दर्शील। कौन सी क्लास? 12th में। सब्जेक्ट? साइंस। साइंस वाला ही इतनी हिम्मत कर सकता है। बेटा बताओ, अपने देश में बहुत सारे महापुरुषों ने जन्म लिया। एक दो के नाम बताओ। महापुरुष? चंद्रशेखर आजाद और महात्मा गांधी और एक दो। इतने दो ही? बोलो बोलो, घबराओ नहीं। स्वामी विवेकानंद। राइट। बस बहुत है, बैठ जाओ। उस बच्चे ने उत्तर दिया, बस इतना ही पूछना था मुझे। उस बच्चे ने कहा कि हमारे देश में महात्मा गांधी ने जन्म लिया, महापुरुष। स्वामी विवेकानंद ने जन्म लिया, महापुरुष। भगवान महावीर ने जन्म लिया, महापुरुष। लेकिन मैं कहता हूं कि हमारे देश में एक भी महापुरुष ने जन्म नहीं लिया। एक भी महापुरुष पैदा नहीं हुआ भारत में, ध्यान रखिए।
बच्चे ने अपनी सोच से सही उत्तर दिया है, लेकिन मैं जहां तक कहता हूं कि हमारे देश में एक भी महापुरुष का जन्म नहीं हुआ। कौन कहता है कि महात्मा गांधी हमारे देश में पैदा हुए? हमारे देश में महात्मा गांधी पैदा नहीं होते, मोहनदास करमचंद गांधी पैदा होते हैं। महात्मा तो बेटा बनना पड़ता है, पैदाइशी कोई महात्मा होता नहीं। हमारे देश में कोई विवेकानंद पैदा नहीं होता है, हमारे देश में कोई नरेंद्र पैदा होता है। विवेकानंद तो अपने सत्कर्मों से बनना पड़ता है, ध्यान रखिए। कोई महावीर पैदा नहीं हुए इस धरती पर, वर्धमान जन्म लेते हैं और वह वर्धमान बढ़ते बढ़ते जीवन की ऊंचाइयां पाते पाते भगवान महावीर बनकर के खड़े हो जाया करते हैं। तो बच्चों को मैं पहला पाठ पढ़ा रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति अपने जन्म से महान नहीं होता, हर व्यक्ति अपने कर्म से महान हुआ करता है। सारी दुनिया उसे कर्म से जाना करती है, जन्म से किसी की कोई भी पहचान नहीं हुआ करती है। तो मैं भारत के भविष्य को जो सामने बैठा हुआ है, मैं आपसे कहता हूं, निवेदन करता हूं कि जन्म से महान मत बनना, जिंदगी में बनना तो कर्म से महान बनने का प्रयास करना। जीवन बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचेगा आपका। कोई बालिका होशियार हो, अब ज़्यादा होशियार खड़ी होंगी मुझे लग रहा है। एक बालिका कोई भी खड़ी हो जाए, अभी खड़ी थी ना कोई भी बच्ची, माइक दे दो उसको। इतना घबराते हो तो कैसे देश चला गया? पीछे दो, पीली टी शर्ट, पीछे पीछे पीछे, माइक यहीं से दे दो। उत्तम, अरे पहुंचा ना भाई, तू इशारा कर रहा है, मोनो एक्टिंग। पहुंचा दो बच्चे, फटाफट माइक आगे पहुंचाओ, अपने को और भी बातें सीखना है। हाँ, बालिका थोड़ी आगे आ जाओ। बेटा नाम बताओ अपना। प्राची आहारी। प्राची आहारी। राजिया। प्राची। प्राची, थोड़ा बुढ़ापा है, ऊंचा सुनता। प्राची, प्राची एक प्रश्न पूछूं आपसे, कौन सी क्लास पढ़ती हो? 10th की बच्ची है। एक प्रश्न पूछूं, उत्तर दोगी? यस सर। पक्का? कौन से स्कूल में पढ़ती हो? MGTS महात्मा गांधी। आपको बताना है कि मुंबई में एक ज्योति नाम की लड़की रहती है, क्या आप उसको जानती हैं? नहीं। क्या वो तुमको जानती होगी? नहीं। क्यों? पता नहीं, मैंने तुम उसको क्यों नहीं जानती हो? कभी मिले ही नहीं है सर। कभी मिले नहीं। बहुत अच्छा उत्तर दिया बच्ची ने, बिना मिले तो कोई किसी को जानते ही नहीं। एक प्रश्न और पूछूं? यस गुरु। आप इंदिरा गांधी को जानते हैं? यस। कब मिली? रानी लक्ष्मीबाई को जानते हैं? कभी मुलाकात हुई? घबराओ नहीं। नहीं। फिर भी जानते? हाँ। कौशल्या को जानते हैं? कौशल्या। माता कौशल्या हाँ। किसकी मम्मी थी? राम जी की। वो कौशल्या तुमसे कब मिली? सर उन्होंने महान काम किए थे, इसलिए पता। इसका मतलब है कि दुनिया हमें हमारे नाम से नहीं, हमारे काम से जानती है। बैठ जाइए। उस बच्ची ने बहुत प्यारे प्यारे उत्तर दिए, होनहार बच्ची है। मैं चाहता हूं प्राची कि अपने जीवन में तुम ऐसे काम करना कि तुमको भी सारी दुनिया मिले या ना मिले, सारा हिंदुस्तान तुम्हें जाने। किसी की मुलाकात से कोई पहचान नहीं बना करती है, आदमी अपने काम से जाना जाता है। तो पहला प्रश्न मैंने किया था कि आदमी जीवन में महान अपने जन्म से नहीं, कर्म से होता है, और आदमी अपनी पहचान अपने नाम से नहीं, अपने काम से बनाया करता है। ध्यान रखिए, आपका जिस लिए मैंने बुलाया था उस प्रवचन के लिए ऐसा जज्बा जगाओ। इतनी बेटियां बैठी हैं, ये मुंबई में, दिल्ली में कल्पना नाम की कौन लड़की है किसी को नहीं जानती होंगी, लेकिन सारा पंडाल कल्पना चावला को सब जानते होंगे। ध्यान रखना, सुनीता विलियम्स को सब जानते होंगे, इंदिरा गांधी को सब जानते हैं।
क्योंकि अपने जीवन में इन्होंने ऐसे महान कार्य किए हैं, उन्हें किसी से मिलना और मुलाकात करने की कोई आवश्यकता नहीं हुआ करती है। आपसे निवेदन करता हूं, एक बच्चा था, स्कूल में पढ़ता था, वहां के शिक्षक ने क्लासरूम में कहा कि पूरे क्लासरूम के बच्चों बताओ स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता है। आपसे पूछो स्वर्ग किस किस को जाना, हाथ उठाना जरा। स्वर्ग अभी नहीं, मरने के बाद। किस किस को जाना स्वर्ग उठाओ। नरक जाना है तो वो भी उठाओ। स्वर्ग किस किस को जाना, मैं अभी आपकी टिकट बनाता हूं, अच्छे से हाथ उठाए जिन्हें स्वर्ग जाना है। बस तुम्हारी तरह, बस अब नीचे कर लो, बस तुम्हारी तरह उस क्लास के सभी बच्चों ने हाथ उठा दिया, हमको स्वर्ग जाना है, हमको स्वर्ग जाना है। उस क्लास में एक बालक ऐसा बैठा था जिसने हाथ नहीं उठाया। उससे टीचर ने पूछा क्या तुमको स्वर्ग नहीं जाना है? बोले नहीं सर, मैं स्वर्ग नहीं जाना चाहता हूँ। क्या तुमको नरक जाना है? मैं नरक भी नहीं जाना चाहता हूँ। तो क्या करना चाहते हो? मालूम उस बच्चे से जब पूछा कि तुम्हें स्वर्ग नहीं जाना है, उस बालक ने कहा मुझे स्वर्ग नहीं जाना है। तो तुम कहाँ जाना चाहते हो? उसने कहा कि शिक्षक महोदय, मैं स्वर्ग जाना नहीं चाहता हूँ, स्वर्ग धरती पर उतारना चाहता हूँ। मैं इस पूरी पृथ्वी को स्वर्ग बनाना चाहता हूँ। वो बच्चा कोई और नहीं, वह बच्चा वह था जिसका नाम नरेंद्र था, और वह स्वर्ग उतारने वाला विवेकानंद बन करके खड़ा हो जाया करता है। स्वर्ग को धरती पर उतारो, इस भारत को स्वर्ग बनाओ, अपने घरों को स्वर्ग बनाओ, अपने परिवार को स्वर्ग बनाओ, अपने व्यवहार को स्वर्ग बनाओ। ध्यान रखना, मरने के बाद स्वर्ग मिले या ना मिले, मैं पुलक सागर कहता हूं कि जो बच्चे अपने आसपास के वातावरण को स्वर्ग बना लेते हैं, मरने के बाद उन्हें स्वर्ग जरूर प्राप्त हुआ करता है। ध्यान रखिए, स्वर्ग जैसी जिंदगी जियो। इस वतन को नरक बनाने का प्रयास मत करिए, इस देश को स्वर्ग जैसा सुंदर बनाने का प्रयास करिए। सबके अंधेरों को खंगालो तो कोई बात बने, सबके अंधेरों, शब मने रात, सबके अंधेरों को खंगालो तो कोई बात बने। नया खुर्शीद उगाओ तो कोई बात बने। खुर्शीद यानी सूरज, ध्यान रखना, उर्दू नहीं आती होगी। सबके अंधेरों को संभालो तो कोई बात बने, नया खुर्शीद उगाओ तो कोई बात बने। वो वक्त के सांचे में सभी ढलते हैं, वो वक्त को सांचे में ढालो तो कोई बात बने, वक्त को सांचे में ढालो तो कोई बात। तुम भारत के भविष्य हो, तुम समाज के भविष्य हो, तुम देश के भविष्य हो, तुम आने वाले विश्व के भविष्य हो। ध्यान रखना, आज मैं भारत के भविष्य के बीच बैठ करके बात कर रहा हूं। तुम्हें मालूम है, तुम्हारे माता पिता ने स्वप्न देखा होगा, मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरी बेटी साइंटिस्ट बने, मेरी बेटी सीए बने। ये माँ बाप का सपना है। लेकिन मैं यहां पर बैठा हूं, मैंने भी तुम्हारे लिए कुछ सपना देख रखा है। डॉक्टर बनो, अच्छी बात है, इंजीनियर बनो, अच्छी बात है, सीए बनो, अच्छी बात है। लेकिन मैं पुलक सागर तुम्हारा माता पिता तो नहीं हूं, लेकिन तुम्हारा गुरु जरूर हूं। और मैंने भी तुम्हारे लिए एक सपना देखा है कि तुम अच्छे डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, उससे पहले एक अच्छे इंसान बनो। या एक संत का सपना हुआ, अच्छे इंसान। डॉक्टर बन गए और अच्छे इंसान ना बन पाए तो कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर बनने से वो भ्रष्टाचार करेगा, वो अपराध करेगा, अमानवीय कृत्य करेगा। डॉक्टर, आप इंजीनियर बन गए, अच्छे इंसान ना बने, बेकार है सब जीवन। मैं आपसे निवेदन करता हूं, अच्छे इंसान बनो। मैं पुलक सागर पूरी दुनिया को जैन नहीं बनाना चाहता, मैं धर्मांतरण के पक्ष में नहीं हूं। मैं नहीं चाहूंगा, मीणा जी, मैं नहीं चाहूंगा परमार साहब कि कोई जैन बने, बिल्कुल नहीं चाहूंगा। पूरे देश में घूमता हूं,
मैं पूरी दुनिया को, भले मैंने जैन धर्म में दीक्षा ली हो, जैन सन्यासी हूँ, लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ कि पूरी दुनिया जैन बने। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया जैन बने या ना बने, पूरी दुनिया अच्छा मैन बन जाए। जो अच्छा मैन होता है वही जैन होता है। अच्छा मैन बनने का प्रयास करो, जातियों को मत छेड़छाड़ करो, धर्मांतरण मत करो, धार्मिक आस्थाओं से मत खेलो, एक अच्छे इंसान बन करके खड़े हो जाओ। धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान। कभी इतने बच्चे बैठे हैं, हर कोई पढ़ाई में सफल थोड़ी होता है। मैं भी बहुत मुश्किल से पढ़ा हूं, ध्यान रखना। मैं कोई बहुत बड़ा इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं था और पास हो जाता था धक्का लगा के। पहले ज़माने में ऐसे ही होता था, कैसे भी अगली क्लास में बैठ जाओ। इतना इंटेलिजेंट भी मैं नहीं था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि जिसका पढ़ने में मन नहीं लगता, एक दिन वो पूरे देश को पढ़ाने के काम करेगा। ध्यान रखिए। हमारा स्कूल था मध्य प्रदेश में, जबलपुर के पास एक बरगी नगर है, बरगी डैम है, नर्मदा नदी पर बांध बंधा हुआ है, वहाँ मैं पढ़ता था। वहाँ की एक व्यवस्था थी कि प्रत्येक दिन प्रार्थना के बाद स्कूल के बच्चों को एक कहानी सुनाना पड़ती थी, भले 5 मिनट की हो। और जितने दिन क्लास लगते थे, एक बच्चा एक कहानी सुनाता। जो नहीं सुनाता था उसको पनिशमेंट मिलता था, दंड मिलता था। एक दिन मेरा नंबर आया। 8 दिन पहले ही मुझे घबराहट होने लगी। जिंदगी में कभी बोला नहीं, जैसे अभी तुम घबरा रहे थे खड़े होने में। तुमको लगा भगवान जाने महाराज क्या पूछ रहे हैं, लेकिन मुझे भी बड़ी घबराहट हुई। मैं भी तुम्हारी जैसा था। इतनी घबराहट कि कल मुझे बोलना है। मालूम है, मुझे हल्का हल्का फीवर आने लगा कि पूरे पब्लिक, इतने सारे। उस समय हमारे गांव में एक ही स्कूल था, अलग अलग स्कूल नहीं होते थे, गवर्नमेंट स्कूल था। 4-5 हजार बच्चे पढ़ा करते थे, उनके बीच में बोलना। मेरी माँ से मैंने कहा कि मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा। बोले बेटा कब तक नहीं जाएगा, नंबर तो तेरा आएगा, बोलना तो पड़ेगा। मैंने कहा क्या बोलूंगा। मेरी माँ ने एक छोटी सी मुझे कहानी सिखाई, 2 लाइन 3 लाइन की। बोले इतना बोल देना। मैं गया, प्रेयर हुई, राष्ट्रगान हुआ, राष्ट्रगीत हुआ। मुझे कहा कि आओ 2 शब्द कहानी के बोलो। मालूम है मेरी क्या हालत हुई। दोनों मुट्ठियां तो मैंने बंद कर ली, पैर यूं यूं हो रहे हैं, कांप रहे हैं। और हमारे समय 8th क्लास तक तो हाफ पेंट पहना करते थे, तो फुल भी पेंट नहीं था कि पैर छिप रहे हों, वो यूं यूं दिख रहे थे। आंखें बंद कर ली और आंख बंद करके जो मैंने बोलना चालू किया, पसीने भी छूट रहे थे। ये मंच फोबिया बहुत बड़ा होता है। मैं बोले जा रहा 3 मिनट की वह कहानी बोली। आंखें मेरी बंद थी। मैंने कहा अब मरा, गलत बोला। लेकिन जैसे ही मैंने कहानी पूरी की, पूरे स्कूल में तालियां गूंज गईं। तालियों से गड़गड़ाहट से स्कूल गूंज गया। मेरे प्रिंसिपल थे SK सिंह, वो आए मेरे पास। बोले तुम इतना घबरा क्यों रहे थे, पसीना क्यों आ रहा था। मैंने कहा सर पहली बार बोल रहा हूँ और कसम खाता हूँ आज के बाद नहीं बोलूँगा। तो शिक्षक प्रिंसिपल ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। बोले तुमने भले जैसी भी पोजीशन में बोला हो, लेकिन ये तालियां बजा रही हैं, सब बच्चों की तालियां बता रही हैं, तुमने बहुत अच्छा बोला। और मैं तुम्हें कहता हूं कि आज जो बोलने से तुम घबरा रहे हो, एक दिन वो आएगा पूरा देश तुम्हें सुनने को तरसेगा। ध्यान रखिए। आज मुझे वो दिन याद आते हैं। एक दिन तुम बहुत बड़े वक्ता बनोगे। मैंने कहा वक्ता बनूंगा, तुम यहाँ से मुझे जाने दो, मेरी हालत खराब हो रही है, वक्ता तो मैं नहीं बनूंगा। लेकिन ध्यान रखना, आदमी चाहे तो तस्वीर बदल सकता है और सारी दुनिया की वो तकदीर बदल सकता है। आदमी सोच तो ले उसका इशारा क्या है। ध्यान रखना।
एक बार ठानना है तुमको। घबराओ मत, पढ़ाई में अच्छे नंबर आए ना आए डिप्रेशन में नहीं जाने का। माँ बाप की तो सुनना ही नहीं, वो तो कहते पढ़ पढ़, अच्छा नंबर अच्छा नंबर। अरे ये भी तो होना चाहिए अच्छे नंबर के लिए भाई। ज्यादा तनाव नहीं लेना, बिल्कुल खिलाफ भी मत हो जाना माँ बाप के, नहीं तो वो लड़ने आ जाएंगे मेरे कमरे में कि हमारे बच्चे को क्या सिखा रहे थे। माता पिता से भी निवेदन करूंगा कि ज़्यादा तनाव बच्चों को मत दो, उनको स्वतंत्र होकर के पढ़ने। मैं भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नंबरों से पास नहीं होता था। बता दूं कितने नंबर? 10th में 48% नंबर। हंस दो जरा, ध्यान रखना। नहीं, हमारे समय 48 बहुत ज़्यादा होते थे। आजकल 90% तो वहाँ आते ही नहीं थे किसी के। डिवीजन चलता था, फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन। मीणा जी अपन तो ऐसे ही पढ़े हैं, विचार करिए, सोचना है आपको। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें आज स्कूल की पढ़ाई कराने नहीं बुलाया है, मैंने तुम्हें किताबों का ज्ञान देने नहीं बुलाया है, मैंने तुम्हें बुलाया है अनुभव का ज्ञान देने के लिए। जिंदगी अनुभवों से चला करती है। मैं पढ़ पढ़ के मर गया साइंस में, कॉस थीटा साइन थीटा, आज तक काम नहीं आ रहा है। ध्यान रखना, जिंदगी में कभी काम ही नहीं आता है। वो कौन कौन सी पढ़ाई कराते रहे समझ ही नहीं आ रहा है। 10th में 12th में ये सिद्ध करो, चूंकि और जबकि, काय की चूंकि काय की जबकि, अब की देखो मेरे भाई, कुछ काम नहीं आता है। लेकिन शिक्षा प्रणाली है, पढ़ना पड़ेगा, क्या कर सकते। रटना पड़ता था। काऊ का निबंध ऐसे याद कर रहे हैं। अरे क्या का गाय आए तो रोज दिखती है यार, उस पर निबंध लिखने की क्या जरूरत है। विचार करना है, सोचना है आपको। पढ़ाई जरूरी है, बहुत जरूरी है। पढ़ो। पढ़े लिखे आदमी की सोच अलग होती है, विचार अलग होता है, सोचने की शक्ति अलग हुआ करती है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इतना भी मत सोचो कि जो नहीं सफल हो पाया वो जिंदगी में सारे दरवाजे उसके बंद हो गए। मैं आपसे कहता हूं, मीराबाई आपके राजस्थान की, बोलिए कौन सी स्कूल में पढ़ी थी, कौन सी क्लास तक पढ़ी थी? कोई स्कूल में नहीं पढ़ी ना। मुझे तो लगता है कि मीराबाई को साइन करना भी नहीं आते होंगे। ध्यान रखना। कबीर कौन से स्कूल में पढ़े थे? विचार करिए। तुलसी कौन से स्कूल में गए थे पढ़ाई करने के लिए? कबीर तो कहते हैं कागज कलम छुई नहीं, मशीन अली नहीं हाथ। मेरे पास ना कागज है, ना कलम है, ना स्याही है, कुछ भी उनके पास नहीं। कुंद कुंद ने कौन से स्कूल में पढ़ाई की थी? मान्यवर याद रखना, ये वो अनपढ़ लोग जिन्हें साइन करना भी नहीं आते थे, ये डॉक्टर और इंजीनियर तो नहीं थे, ये वो लोग थे जिन्हें पढ़ना लिखना भी नहीं आता था मान्यवर। लेकिन ये वो लोग थे जो सच्चे और अच्छे इंसान थे। वो देखिए उन अनपढ़ों पर आज पढ़े लिखे लोग पीएचडी कर रहे हैं। ध्यान रखिए, किस पर कर रहे हैं? अनपढ़ों पर। ध्यान रखिए, परमार जी पीएचडी की, अनपढ़ों पे पढ़े लिखे लोग पीएचडी कर रहे हैं। तो जिंदगी अक्षर ज्ञान से नहीं बना करती। आपसे निवेदन है प्यारे प्यारे बच्चों से कि जीवन को लायक बनाने में 100 साल भी कम पड़ते हैं, वो जीवन को नालायक बनाने में 1 मिनट भी बहुत हुआ करता है। जीवन को लायक बनाओ, नालायक मत बनाइए। हजारों अक्षर स्लेट पर लिखे हों, एक बूंद पानी डालो, एक क्षण में हजारों अक्षर मिट जाया करते हैं। लेकिन लिखने में बहुत वक्त लगा करता है, मिटाने में कोई वक्त नहीं लगा करता है। जिंदगी को बर्बाद करने में 1 सेकंड ही काफ़ी हुआ करते हैं। आपसे मेरा निवेदन है, इतना ही मैं कह रहा हूँ। एक मुल्ला नसरुद्दीन था, उसके घर लड़की वाले आए कि मुल्ला की शादी करना है। लड़की के पिता ने पूछा कि मुल्ला जुआ खेलते हो? मुल्ला ने कहा जुआ? मैं तो ताश के पत्ते भी नहीं जानता क्या होते हैं।
क्या हुकुम की बेगम, क्या चिड़ी का बादशाह है, क्या लाल पान का गुलाम, क्या ईट की बेगम, मैं तो किसी के नाम भी नहीं जानता हूं। अरे लड़की के पिता ने कहा अच्छी बात है। उसने अगला प्रश्न पूछा लड़की के पिता ने कि मुल्ला चोरी करते हैं? बोले चोरी? आज तक चोरी नहीं की मैंने। भीड़ में कैसे जेब काटते हैं, कैसे ब्लेड चलाते हैं, मुझे कुछ नहीं पता है, मैंने आज तक कोई चोरी नहीं की है। मुल्ला तू दारू पीता है? मुल्ला ने कहा दारू? मुझे तो नाम ही नहीं मालूम, विस्की क्या होती है, रम क्या होता है, मुझे कुछ नहीं मालूम, देसी क्या होता है, ठर्रा क्या होता है, अंग्रेजी क्या होती, मुझे कुछ नहीं मालूम है। लड़की के पिता ने कहा मुल्ला तुम में सब गुण ही गुण हैं, एक भी अवगुण तुम्हारे पास नहीं है। मुल्ला ने कहा बस एक अवगुण मेरे पास है, बाकी तो गुण ही गुण है, दुनिया में जितने भी गुण हैं वो सब मेरे अंदर हैं, बस एक अवगुण है। बोले क्या? बोले मैं झूठ बोलता हूं। समझ गए क्या? कुछ लोगों को घर जाके समझ में आएगा, बाकी सब गुण, बाकी बोलता मैं। एक झूठ ने सारे गुणों पर पानी फेर दिया। ध्यान रखना, आप ये प्रयास करो कि तुम्हारे जीवन में एक भी अवगुण नहीं आना चाहिए। ध्यान रखना, एक भी अवगुण आ गया, 1000 लीटर दूध रखा है, एक बूंद नींबू का रस डाल दो, सारा दूध फट जाया करता है। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है, एक भी बुराई हमारे जीवन में आ गई, हमारे जीवन को तहस नहस होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। मैं स्कूल जाता था, 8th क्लास में था, तो हमारे समय आज क्या होता है मुझे मालूम नहीं है, नोटबुक चेक होती थी, टीचर चेक करते थे। मेरा नंबर आया, मैंने नोटबुक दी, शिक्षक ने देखा, डी भारत उनका नाम था, उन्होंने कहा ये कॉपी किसकी है? मैंने कहा मैं खड़ा हूं तो मेरी ही होगी। बोले क्या लिखा है? मैंने कहा ये बताना तो बड़ा मुश्किल का काम है, क्योंकि मेरी राइटिंग इतनी गंदी थी, इतनी गंदी थी, इतनी गंदी थी कि मैं लिखता था तो बाजू वाले से पूछता था कि मैंने इसमें क्या लिखा है। इतनी गंदी राइटिंग, मैं खुद ही नहीं समझ पाता था। और पहले के समय मालूम है इंक पेन चलता था, स्याही भरना पड़ती थी, और वो पेन भी यदि सस्ता वाला हुआ तो इतना लीक करता था, इतना लीक कि शर्ट, हमारे स्कूल की सफ़ेद शर्ट यूनिफॉर्म थी तो वो नीली पॉकेट तो अपने आप बन जाते थे। हाथ तो इतने नीले होते थे कि घर के लोग सोचते थे बहुत पढ़ता है, देखो हाथ नीले हो रहे हैं। लेकिन क्या करूं, ना मैंने हाथ नीले किए ना हाथ पीले किए, मैं तो संत बन गया। ध्यान रखना, उन्होंने कहा मेरी नोटबुक ली और फेंक दी। हमारा स्कूल लड़के और लड़कियां एक साथ पढ़ते थे, लड़कों में बेइज्जती हो जाए तो चल जाए यार, इनके सामने हो तब तो ऐसा लगता धरती फट जाए तो अंदर चले जाए। और फिर लड़कियां इतनी जोर से हंसती हैं ना, यहाँ की लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हारी बात तो आगे जाके करूंगा। इतनी जोर से लड़कियां हंसी कि बड़ा हीरो बना घूमता है, पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है। ली नोटबुक और फेंक दी, सारी लड़कियों ने तालियां बजा दी, मेरा चेहरा लाल हो गया, शर्म से आंख डबडबा गई। मैंने कहा अरे मास्टर को ढंग से दे देता है यार, इतना अपमान क्यों कर रहा है। हुआ क्या, मैंने अपनी नोटबुक उठाई, मैं अपने डेस्क पे जाने लगा, उन्होंने कहा इधर आओ, इधर आओ, ये क्या लिखते हो? उनका सर मेरी राइटिंग ऐसी है। बोले लिख के बताओ। मैंने उनके सामने लिखा तो मालूम है मेरे अक्षर गंदे क्यों आते थे, कि जो पेन होता था ना, मैं उसको बहुत नीचे से पकड़ता था, जितना नीचे पकड़ोगे राइटिंग उतनी खराब आएगी। ध्यान रखना, मैं राइटिंग के गुर सिखा रहा हूं आपको, और ज़्यादा दूर पकड़ोगे तो भी राइटिंग खराब आएगी। पेन एक परिमित दूरी पर पकड़ना चाहिए, न ज़्यादा पास हो न ज़्यादा दूर हो। जब नीचे पकड़ोगे बिल्कुल किनारे तो अक्षर सही नहीं आएंगे।
उन्होंने कहा बेटा पेन ऐसा पकड़ो कि तुम्हारे अक्षर अपने आप सुंदर होते जाएं, और जल्दी जल्दी कभी मत लिखना, हमेशा धीरे लिखना। और उन्होंने मुझे कहा कि अच्छे अक्षर लाना है तो क्लास में रफ कॉपी की व्यवस्था बंद करो, जो भी लिखो वो फाइनल होना चाहिए, क्योंकि जब फाइनल लिखोगे, फेयर लिखोगे, तो ध्यान रखना तुम्हें याद भी रहेगा मुझे क्या लिखना है। पहले हम लोग रफ कॉपी में लिखते थे, घर में जाके फेयर करते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, क्लासरूम में ही फेयर करो इसको, तुम्हारा दिमाग भी चलेगा, अक्षर भी सुंदर होंगे। उन्होंने कहा बेटा 3 शिक्षाएं तुम्हें देता हूं। उन शिक्षक की 3 शिक्षा मुझे आज भी याद है, उस गुरु की 3 बातें मुझे आज भी याद हैं। उन्होंने कहा बेटा जीवन में सबसे सुंदर हमारी हैंड राइटिंग होना चाहिए, क्योंकि हैंड राइटिंग से भी हमारे भविष्य का निर्माण हुआ करता है, भविष्य ऊंचाइयों पर जाता है। गंदे अक्षर होंगे, मानसिकता अच्छी नहीं होगी, मेंटलिटी अच्छी नहीं होगी। अक्षर सुधारो, पहले उन्होंने कहा अक्षर सुधारोगे आचरण सुधर जाएगा, व्यवहार सुधर जाएगा। दूसरी बात उन्होंने बताई कि बेटा कभी भी अपनी जिंदगी में साफ सफाई से रहना सीखना। ध्यान रखना, कपड़े भले 2 जोड़ी हों, जरूरी नहीं है कि 10 जोड़ी कपड़े हों, कपड़े भले 2 जोड़ी हों, लेकिन बेदाग होना चाहिए, साफ सुथरे होना चाहिए, उनमें मैल नहीं होना चाहिए। खाना ऐसे खाना कि बाजू वाला बैठकर तुम्हारे साथ बैठ के खाने को तैयार हो जाए। ऐसा मत खाना कि बाजू के 2-4 और उठ करके चले जाए। इतनी सफाई से काम करो, जीवन में स्वच्छता होना बहुत जरूरी है। और तीसरी शिक्षा उन्होंने दी, बेटा कभी भी अपने से कमजोर बुद्धि वालों की संगति मत करना, हमेशा अच्छी बुद्धि वालों की संगति करना, तुम्हारा जीवन ऊंचाइयों की तरफ अपने आप चला। 3 शिक्षा मेरे गुरु ने दी, मान्यवर, आज भी मुझे याद है। मैंने कहा सर मैं कसम खाता हूं आज जो मेरा अपमान हुआ है, मैं 3 महीने में आपको अपनी राइटिंग सुधार के दिखाऊंगा। मैंने रात दिन प्रयास किया, तो मालूम है 3 महीने बाद जब मेरी कॉपी चेक होने गई, शिक्षक ने पूछा ये कॉपी किसकी है? मैंने कहा सर मेरी है। किससे लिखवाया? मैंने कहा मैंने ही लिखा है। बोले हो नहीं सकता है। मैंने कहा सर लिखा है। बोले लिख के बताओ। जैसे ही मैंने लिख के बताया, उस टीचर ने अपने कोट में लगा हुआ पेन मुझे दिया। बोले एक दिन ध्यान रखना, इस क्लासरूम में जब तुम्हारी कॉपी फेंकी गई सबसे गंदी राइटिंग थी, आज तुम्हें पेन देता हूँ, क्लासरूम में सबसे सुंदर राइटिंग तुम्हारी है। जिस बच्चे को विश्वास नहीं हो मेरे कमरे में आना, मैं राइटिंग बता दूंगा। इतनी सुंदर नहीं है कि द्रौपदी मुर्मू मुझे पद्मश्री का अवार्ड दे, लेकिन जैसी थी उससे लाख गुना सुंदर राइटिंग मैंने बनाने का प्रयास किया। आदमी बस ठान ले हर चीज कर सकता है। मान्यवर, अपने से कम बुद्धि वालों की दोस्ती मत करना, अपने से ऊंची बुद्धि वालों की दोस्ती करना। जीवन में आपको बुद्धि मिलेगी, ज्ञान मिलेगी, क्योंकि जैसी गति होती है वैसी मति होती है। और एक बात याद रखना, बिगाड़ने वाले कौन होते हैं? पहली बार, अभी तुम बहुत छोटे हो, कॉलेज जाओ जरा, ध्यान रखना, पहली बार सिगरेट पीना कौन सिखाता है? मम्मी पापा, रिश्तेदार? जिसके पापा भी सिगरेट पीते हैं ना, वो भी अपने बच्चे को सिगरेट पीना नहीं सिखाते हैं, वह भी रोक लगाते हैं। एक बात बताओ, हकीकत में पहली बार सिगरेट पीना कौन सिखाता है? दोस्त सिखाते हैं ना। पहली बार मसाला खाना कौन सिखाता है? दोस्त सिखाते हैं। पहली बार झूठ बोलना कौन सिखाता है? दोस्त सिखाते हैं। ध्यान रखिए, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, जो दोस्त हमारी ज़िंदगी को बर्बाद करें, ऐसे दोस्तों को छोड़ देना। अरे बिना दोस्त की ज़िंदगी गुजार लेना, लेकिन गलत दोस्तों को अपना दोस्त नहीं बनाना, वरना तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। गलत लोगों की दोस्ती मत करना, जो तुम्हें पढ़ाई से दूर ले जाए, ऐसे दोस्त को दोस्त मत समझना, वो दुश्मन हुआ करता है। जो तुम्हें संस्कारों से दूर ले जाए, वो दोस्त नहीं तुम्हारा दुश्मन हुआ करता है।
ऐसे लोगों को दूर से ही छोड़ देना जो गाली बकना सिखाए। गाली कौन देता सबसे पहले? ये दोस्त ही तो सिखाते हैं। ध्यान रखिए, विचार करना है आपको, सोचना है। ऐसे बच्चे बनने की कोशिश मत करो, ऐसे दोस्तों से दोस्ती मत करो। ध्यान रखना। एक बेटे का जन्मदिन था, उसके पापा ने बहुत बड़ी पार्टी रखी जन्मदिन के उपलक्ष्य में। सारे दोस्तों को उसने बुलाया, लाखों रुपए खर्च किए। इकलौता बेटा था, पैसे वाले थे। केक कटा। पिताजी ने कहा, बेटा मैं तुझे क्या गिफ्ट दूं? बच्चे ने कहा कि पिताजी आप मुझे क्या देना चाहते हैं? बोले तू बोल, जो तू कहेगा वो मैं तुझे दूंगा। मान्यवर देखना बच्चे को। बच्चे ने कहा, यदि आप आज बहुत खुश हैं तो मुझे एक नहीं 2 गिफ्ट चाहिए। 2 गिफ्ट? बोले हाँ। तो बोल बेटा क्या चाहिए? मोबाइल का जमाना था, आईफोन। मजा आ गया। 1-1.5 लाख से नीचे का नहीं आता है। पिता ने कहा, देख मैं तेरे लिए आईफोन लेकर आया हूं। बच्चे ने कहा कि पापा कितने का है? बोले तेरे लिए तो लाखों खर्च कर सकता हूं, क्या कितने का है? कोई पैसे ऐसे की जरूरत पूछने की नहीं है, तो मेरे लिए करोड़ों के समान है। उस बच्चे ने कहा, पापा प्लीज ये फोन वापस कर दो। बोले तुझे इतना महंगा फोन नहीं चाहिए? और बच्चे तो रोते हैं कि पापा हमें मोबाइल दिलाओ, पापा हमें अच्छे कपड़े दिलाओ, पापा बाइक दिलाओ, पापा ये दिलाओ। तू कह रहा कि मुझे नहीं। बोले पापा बस प्लीज आपको फोन देना है ना, मैं 10-15 हज़ार के फोन से भी बात कर लूंगा, बात ही तो करना है ना मुझे। ये 1.5 लाख का फोन प्लीज मुझे मत दीजिए। बोले क्यों, क्या करेगा? बोले मुझे 15,000 का फोन दे दो, 20,000 का फोन दे दो, बाकी जो 1,20,000 30,000 बचेंगे वो आप मुझे दे दो। क्या करेगा बेटा? मेरी क्लास में जो बच्चे फीस नहीं दे सकते हैं ना, उन बच्चों की फीस में जन्मदिन पर देने का प्रयास करेंगे। जो लोग पढ़ नहीं सकते हैं, जिनके पास यूनिफॉर्म नहीं है, जिनके पास किताबें नहीं हैं, पिताजी मेरा जन्मदिन मनाना है कि 1.25 लाख रुपए का दान आप मेरे क्लास के गरीब बच्चों को दे दिया करो। ध्यान रखना। मान्यवर ऐसे बच्चे मत बनो कि 1.5 लाख का फोन चाहिए। ऐसे बच्चे बनो कि फोन की जरूरत भी है, आज अनिवार्य अंग बन गया है मोबाइल, किसी और के भी आप ध्यान रखिए। मान्यवर उस बच्चे ने कहा कि पिताजी मुझे दूसरा गिफ्ट और चाहिए। बोले बोलो बेटा, जो कहोगे वो दूंगा। बच्चे ने कहा, पिताजी आप ये बताओ कि आप कभी मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगे? छोटा बच्चा। पिताजी ने कहा, तू पागल है क्या? तू मेरे प्राण है, तुझ में मेरी आत्मा बसी है, मैं तुझे कैसे छोड़ सकता हूं? बोले नहीं, छोड़ना तो एक दिन सबको पड़ता है, लेकिन बताओ पापा, क्या आप मुझे समय से पहले छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? उसने कहा, नहीं बेटा, पूरी जिंदगी तेरे नाम है। नहीं पापा, मुझे लग रहा है कि आप समय से पहले मुझे छोड़कर चले जाओगे। माँ ने कहा, पागल हो गया? जन्मदिन वाले दिन ऐसी अशुभ बातें करता है? ऐसा बोलना अच्छा लगता है पापा के लिए? उसने कहा, मम्मी जो मैं कह रहा हूं कहने दो। पापा बताओ, क्या तुम मुझे वक्त से पहले छोड़कर तो नहीं जाओगे? बोले नहीं बेटा, नहीं जाऊंगा। तो उस बात बच्चे ने कहा, पापा लेकिन आप झूठ बोल रहे हैं, आप वक्त से पहले मुझे छोड़कर चले जाओगे, मैं अकेला हो जाऊंगा, मैं अनाथ हो जाऊंगा। बोले बेटा ऐसी बातें क्यों कर रहा है? बोले पिताजी इसलिए क्योंकि आप लगातार सिगरेट पीते हैं और मेरे जन्मदिन पे चाहता हूं कि मेरे पापा लंबी उम्र जिए। आज से सिगरेट का त्याग कर दीजिए पिताजी। यदि आप लगातार सिगरेट पीते रहेंगे, आप ज्यादा लंबा जीवन नहीं जी पाएंगे पिताजी। बस एक काम करो, मेरे जन्मदिन का यही उपहार दो कि
आज के बाद तुम्हारे हाथ में सिगरेट नहीं होना चाहिए। पापा, मरना तो एक दिन सबको है, जो आया है वो जाएगा, लेकिन पापा मैं चाहता हूं कि मरो तो इज्जत की मौत मरो। पिताजी, ये नशेड़ी भंगेड़ी बन करके मरोगे, क्या होगा इससे? उस बाप ने लिया, बच्चे को अपनी छाती से लगा लिया और उसने कहा, बेटा, जो शिक्षा मेरे माँ बाप मुझे नहीं दे पाए, वो शिक्षा मेरी औलाद ने मुझे प्रदान करती है। हाथ से सिगरेट छूट जाया करती है। आपके घर में भी यदि गलत काम होते हैं, आपके घर में आपके पिता शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो जिस बच्चे को माँ बाप बहुत प्यार करते हो, दुनिया सुधार पाए या ना सुधार पाए, मैं पुलक सागर सुधार पाऊं या ना सुधार पाऊं, तुम अपने घर के पिताजी को सुधारने की ताकत पैदा करो अपने अंदर, अपने मां को सुधारने का प्रयास करिए। ये तुम कर सकते हो क्योंकि तुमसे उनके प्राण जुड़े हुए हैं। ध्यान रखिए, ऐसा जीवन बनाना, ऐसा जीवन बनाना, ऐसा जीवन बनाना कि माँ बाप लंबी उम्र तक तुम्हारा साथ दे पाए। ध्यान रखिए, मैं कोई स्कूल के पाठ नहीं पढ़ा रहा, मैं जिंदगी के पाठ पढ़ा रहा हूं आपको। मान्यवर, सोचना है आपको, विचार करना है। कोई गलत दोस्त भी आ जाए तो उसे सुधारना तुम्हारा काम हुआ करता है। एक बात और ध्यान रखना, द्रोणाचार्य किसके गुरु थे? इतिहास किसके गुरु थे? द्रोणाचार्य। नहीं मालूम? ये भर दिया इनकी किताबों में, जो भारत का असली इतिहास है वो हटा दिया, आतंकियों को उठा करके इनका इतिहास बना दिया। ध्यान रखिए, शिक्षा पद्धति बदलना चाहिए। एक बच्चा नहीं बता पा रहा है कि द्रोणाचार्य किसके गुरु थे। द्रोणाचार्य कौरव पांडवों के गुरु थे। ध्यान रखिए, तुम्हारे इतिहासों से बातें हटा दी, और जिन्होंने हमारे देश को लूटा, जिन्होंने हमारी संस्कृति को तहस नहस किया, जिन्होंने हमारे देश के साथ खिलवाड़ किया, जिन्होंने हमारे मंदिर तोड़े, जो आतंकी बनकर आए, वो इतिहास पुरुष गिनाए जा रहे हैं। महाराणा प्रताप और शिवाजी तुम्हारी किताबों से हटाए जा रहे हैं। ध्यान रखिए, ऐसी शिक्षा का बहिष्कार होना चाहिए जो भारत के महापुरुषों के इतिहास को मिटाया जाता हो, कलंकित किया जाता हो। ऐसी शिक्षाएं, ऐसी पुस्तकों का बहिष्कार होना चाहिए। आतंकियों को महिमा मंडित किया जाता है। ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने हमारी भारतीय संस्कृति को तहस नहस करके रख दिया, उनमें इतिहास भर दिया जाता है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, और भी लोग यहां बैठे हैं बच्चों के अलावा, कोलकाता में एक बेटी के साथ क्या होता है, एक डॉक्टर के साथ, ध्यान रखिए, विचार करिए। बेरहमी से उसकी आबरू को लूटा जाता है, मौत के घाट उतार दिया जाता है। ध्यान रखिए, क्या हो रहा है इस देश में? यदि ऐसे काले कलंकित इतिहास पढ़ाए जाएंगे तो भारत का भविष्य ऐसा ही सामने नजर आता है। उदयपुर में क्या हो रहा है? आगजनी हो रही है, कर्फ्यू का माहौल है। एक जाति विशेष के लोग ने हमारे हिंदू बच्चे को चाकू से गोद दिया। 10-20 क्लास का बच्चा, कोई उम्र है उसकी। ध्यान रखिए हिंदुओं, ये पूरा षड्यंत्र पूरे देश में चल रहा है कि भारत से हिंदुओं को खत्म कर दिया जाए। ध्यान रखिए, और हिंदू यदि नहीं जागे, महाराणा प्रताप की भूमि में रहकर यदि तुम्हारे अंदर जागरण और आत्मसम्मान पैदा नहीं हुआ, तो ध्यान रखना, एक मुगल काल नहीं, दूसरा मुगल काल फिर तुम्हारी छाती पर हावी होने को तैयार बैठा हुआ है। सावधान हो जाइए। माँ बाप अपने बच्चों को भेजते हैं, ये छोटे छोटे से बच्चे स्कूल जाते हैं, किसके भरोसे भेजते हैं? वो एक शिक्षक के भरोसे, एक स्कूल के भरोसे, एक विश्वास के भरोसे माँ बाप इनको स्कूल में भेजा करते हैं। और 15 साल के बच्चे को स्कूल में मार दिया जाए। ध्यान रखिए, लहूलुहान कर दिया जाए। कौन है ये? कौन ऐसी शिक्षाएं प्रदान कर रहा है? 2 साल नहीं हुए कन्हैया की हत्या हुए, फिर नया कारनामा हो गया आपके उदयपुर में। ध्यान रखिए, महाराणा प्रताप का शौर्य जागृत करो,
शिवाजी महाराज का स्वराज जागृत करो अपने अंदर, ध्यान रखिए मान्यवर। ये मत सोचो कि वो कोई लड़का किसी और का उदयपुर का था। ये घटना ऋषभदेव में भी हो सकती है, ये घटना कहीं भी घट सकती है। ये मत सोचो कि बेटी बंगाल की थी, कोलकाता की थी, वो बेटी हमारी और आपकी भी हो सकती है, ध्यान रखिए। यदि शक्ति के साथ इसका विरोध नहीं हुआ तो आने वाला भविष्य बड़े खतरे में है, तुम्हारा ध्यान रखिए। लोग कहते हैं बांग्लादेश से लड़ो, पाकिस्तान से लड़ो। अरे मैं तो कहता हूं कि ना हिंदू से है ना मुसलमान से है, इस देश को यदि खतरा है तो बेईमान से है, ध्यान रखना। बेईमान लोग हमारे देश में कुछ राजनेता भी ऐसे होते हैं जिनका भी लुके छिपे इसमें हाथ हुआ करता है, वोट बैंक के खातिर, ध्यान रखिए। क्या स्थिति है हमारे देश की, झुलस रहा है उदयपुर पड़ोस में, ध्यान रखिए। मार दिया 15 साल के बच्चे को, वेंटिलेटर पे है बच्चा, जिंदगी और मौत की सांसें गिन रहा है भाई। 15 साल के बच्चों में ऐसा क्या हो गया है जो एक दूसरे पर चाकू लेकर के वार कर दिया जाता है। मान्यवर, हिला देना चाहिए पूरे शासन प्रशासन को। आपसे निवेदन है, मैं ये नहीं चाहता हूं कि पूरे देश में दंगे हो जाएं। मैं तो कहता हूं शिक्षा के क्षेत्र वाले परमार जी भी यहां बैठे हैं, ऐसी चीजें लागू करो इस देश में कि हमारी बेटियों को अब केवल पराठे बनाना मत सिखाओ, इन्हें कराटे चलाना भी सिखाना चाहिए, ध्यान रखना। अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे, घर की पूरी पराठे ही बनाते रहेंगे जिंदगी भर, ध्यान रखना। अब चूड़ियां मत पहनो बेटियों, तलवार उठाने की भी ताकत तुम्हारे अंदर आना चाहिए, ध्यान रखिए। एक एक के भीतर लक्ष्मीबाई का जन्म होना चाहिए, एक एक के भीतर अहिल्याबाई का जन्म होना चाहिए, ध्यान रखना है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, इन अपनी बेटियों को माँ बाप से कहूंगा, इतिहास में जो उल्टा सीधा पढ़ाया जा रहा है, देश की संस्कृति से खिलवाड़ किया जा रहा है, और अपने बेटे और बेटियों को कम से कम, खास कर अपनी बेटियों को ऐसी शिक्षा प्रदान करो कि अपनी सुरक्षा खुद कर सके, ध्यान रखिए। ना प्रशासन की दम पर ये सुरक्षित रह सकती है, ना कानून की दम पर ये सुरक्षित रह सकती है। वो बेटी जो पढ़ रही थी, डॉक्टर बन रही थी, लोगों को जीवन दान देने की कसम खाने वाली, अंतिम सांसें जीवन का भीख मांगते मांगते गुजर गई। क्या कर लिया स्कूल ने, क्या कर लिया कॉलेज ने, क्या कर लिया लोगों ने? थोड़ा सा हो हंगामा मच जाता है, थोड़े दिन बाद सब नॉर्मल हो जाता है, शांत हो जाता है। कन्हैया लाल दर्जी को घर में घुस करके खुलेआम दिन दहाड़े जिसकी गर्दन को काट दिया जाता है, ध्यान रखिए। क्या कर लिया देश ने? कुछ नहीं कर लिया, ध्यान रखिए। अब हमें किसी के भरोसे नहीं, अपने भरोसे जीने की ताकत पैदा करना पड़ेगी, ध्यान रखना है। हर बेटी अपनी सुरक्षा की पढ़ाई, स्कूल की पढ़ाई बाद में करना, अपने जीवन की सुरक्षा की पढ़ाई करना। मालूम है आज ये माहौल है हमारे देश का कि एक बेटी कॉलेज जाती है, स्कूल जाती है, मां 10 बार फोन करती है, बेटा खाना खा लिया, बेटा तू कहां है, बेटा तू कैसी है? मालूम है मां ये पता नहीं करना चाहती कि तूने खाना खाया या नहीं खाया, मां तो ये चाहती है पता करना कि तू जिंदा है या नहीं है, ध्यान रखना। माहौल ऐसे हैं, स्कूल गया बच्चा लौट कर वापस आए इसकी कोई गारंटी नहीं हुआ करती है। तैयार होना पड़ेगा सभी को। आज कुछ बहनें मेरे पास आई कमरे में कि हमारे अंदर आक्रोश है, हमारे अंदर गुस्सा है। हम शाम को 6 बजे यहां सूरज पोल है, वहां पर जो भी है कैंडल मार्च करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे उस बेटी के लिए और उदयपुर के उस बेटे के लिए। मैं चाहता हूं जितने भी लोग यहां बैठे हैं, शाम को उस नारी ने जो आवाज उठाई है उसकी आवाज को बुलंद करने का प्रयास करेंगे। जागना होगा तुम्हें, चुपचाप बैठने से कुछ होने वाला नहीं है, आवाज तो उठाना ही पड़ेगी। मान्यवर सोचना है
कैसे कैसे लोग हैं। बहुत मन व्यथित है मेरा। सुबह से जैसे ही अखबार देखा 15 साल के बच्चे के साथ दुर्व्यवहार हो गया। लोगों ने आवाज उठाई कि बुलडोजर चला दो उसके घर पर। वहां से ममता जी चिल्ला रही है फांसी दे दो। मुख्यमंत्री आंदोलन कर रही तो किससे कर रही है वो ध्यान रखना, विचार करना है आपको। सब ड्रामेबाजी है, कुछ नहीं है। जिसकी बेटी थी उसके चला, उसकी तो दुनिया लुट गई। जिसका बेटा था उसके तो अरमान मिट्टी में मिल गए। ध्यान रखना है। आपसे निवेदन है, यहाँ माँ बाप भी बैठे हैं, स्कूल के शिक्षक गण भी बैठे हैं। बेटियों को आत्म सुरक्षा के गुर सिखाइए। एक पीरियड ऐसा होना चाहिए जहां हमारी बेटी पर कोई दरिंदा अपना हाथ बढ़ाए तो बेटी को ऐसी चीजें, ऐसी शिक्षा प्रदान करो, उस दरिंदे हाथ को वहीं मोड़कर तोड़ने की ताकत इनके अंदर आना चाहिए। बाएं उखाड़ देना चाहिए। ऐसे लोगों की ध्यान रखना, इतनी शिक्षाएं इन्हें प्रदान करिए, नहीं तो ये अबला लुटती रहेगी, पिटती रहेगी और मरती रहेगी। ध्यान रखना। एक निर्भया नहीं, कितने निर्भया कांड होंगे इस देश में। ध्यान रखिए। आपसे निवेदन है मेरा। बच्चों, तुमसे भी निवेदन है, लड़कों से भी, कि अपनी बहनों की आबरू बचाने के लिए खुद को लुटाना पड़े तो लुटा देना, लेकिन अपनी बहनों पर रक्षाबंधन आ रहा है, ध्यान रखना। महिलाओं की सुरक्षा होना चाहिए, बालिकाओं की सुरक्षा होना चाहिए। तुम भी शौर्य पैदा करो अपने अंदर। ऐसे मत रहो कि मम्मी बोले जा बेटा सब्जी ले आ, तो बास्केट उठाने में तुम्हारे हाथ में छाले आ जाएं। अरे मर्द बनो मेरे भाई, मजबूत मर्द बन के निकलना। क्योंकि जो हमारे आश्रमों में शिक्षा दी जाती थी ना, और आज की कॉन्वेंट की शिक्षा क्या देती है, ये मिशनरियों की शिक्षा क्या देती है, क्या सिखाती है? एक बाल्टी पानी लाने को बोलो ना तो बच्चे के हाथ में छाले पड़ जाते हैं। बच्चों से हाथ मिलाओ तो ऐसा लगता है कि कोई लड़की से हाथ मिला रहे। ध्यान रखना। और तुम्हारे हाथ तो इतने फौलादी होना चाहिए कि चट्टान पर लात मारो तो गंगा की धार फूट जाना चाहिए। ध्यान रखना। ऐसा शौर्य अपने अंदर पैदा करो, ऐसी शक्ति अपने अंदर पैदा करो, ऐसे शिवाजी का साहस अपने अंदर पैदा करो। ध्यान रखिए, ये मुलायम मुलायम से हाथ नहीं, मर्द वाले हाथ होना चाहिए। ध्यान रखिए। आपसे मेरा निवेदन है बड़ी विनम्रता के साथ, सुविधा भोगी मत बनो। सुविधाओं में मिला हुआ ज्ञान असुविधा में खत्म हो जाया करता है। राम सुविधा भोगी नहीं थे, कृष्ण सुविधा भोगी नहीं थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने असुविधाओं में, संकट में ज्ञान प्राप्त किया। बच्चों से मेरा एक निवेदन है कि बेहतरीन स्कूल की तलाश मत करो, बेहतरीन विद्यार्थी बनो, स्कूल अपने आप बेहतरीन हो जाएगा। ध्यान रखिए। आप सोचते कि स्कूल कौन सा अच्छा है, अच्छा फर्नीचर, अच्छा भवन, मोटी फीस, इसको अच्छा स्कूल बोलते हैं? नहीं, सरकारी स्कूल में पढ़कर भी लोग महानता को प्राप्त किया करते हैं। ध्यान रखना। जिन्हें पढ़ना है वो कहीं भी पढ़ाई कर सकता है। ध्यान रखिए। वो जिन्हें नहीं पढ़ना है वो कितनी भी सुविधा दो, माँ बाप का पैसा बर्बाद होगा, पढ़ना लिखना तो उनको है ही नहीं। ध्यान रखना। मान्यवर, एक निवेदन है आपसे, जब तक पढ़ाई का काल है जी भर के पढ़ लो। ऐशो आराम तो जिंदगी भर करना है। ध्यान रखिए। पढ़ाई कर लो, ग्रेजुएट हो जाओ, उसके बाद तो फिर जो करना है वो करना है। कौन हम पर पाबंदी लगाएगा? एक लड़की मेरे पास आई, उसने बोली महाराज मेरी मम्मी बहुत खराब है। तो मैंने कहा क्या करूं? बोले आप बताओ। तो मैंने कहा मम्मी बदल ले। बोले मम्मी कैसे बदल सकते हैं? तो मैंने कहा तू अपनी आदतें बदल ले, दो में से एक तो बदलना पड़ेगा। मैंने कहा खराब क्यों है? बोले महाराज इसलिए खराब है कि मेरा भैया है, वो कुछ भी पहने मम्मी रोक टोक नहीं करती है। वो जीन्स पहने, फटा छिटा चीथड़ा पहने,
लड़कों की जीन्स देखना ना, यहाँ फटा वहाँ फटा। एक लड़का आया मेरे पास में, इनके क्यों रे कहाँ गिर गया, एक्सीडेंट हो गया? बोले नहीं। तो इनके घुटने से फटा क्यों है तेरा जीन्स? हमारे यहाँ तो इतना सा भी कट जाए तो पहले रफू करा के पहनने में भी शर्म लगती थी कि फटा कपड़ा कैसे पहने। आजकल तो फैशन बन गया, फटा चिता चीथड़ा। ध्यान रखना, ये पूरे घुटने दिख रहे, पैर दिख रहे। मैंने कहा तू पहना काहे को है, मेरे जैसा हो जा, टेंशन मत ले। काहे को पहन के घूमता है, इतना शौक है तुझे? ध्यान रखिए। हेयर स्टाइल देखो इन छोरों की, यहाँ कटा, यहाँ कटा, यहाँ बाल, ऐसे लगते ये फ्लाई ओवर, ये सर्विस रोड। ध्यान रखना, फैशन में डूब रहा है आदमी। ध्यान रखिए। बोले महाराज मेरी मम्मी बहुत खराब है। मैंने कहा क्यों खराब है? बोले भैया कैसे भी कपड़े पहने, मम्मी कुछ नहीं बोलती, मुझे बहुत टोकती, ऐसे कपड़े नहीं पहनना, ऐसे नहीं पहनना, वैसे नहीं पहनना। भैया यदि 9 बजे रात को भी आए तो कुछ नहीं पूछती है। और मैं स्कूल से 10 मिनट भी लेट हो गई, कहाँ थी, किसके यहाँ गई थी, कौन सहेली? मैं सहेली के यहाँ पढ़ने भी जाऊं तो 10 फोन लगाती है, तू कहाँ है, कब आएगी? भैया किसी भी पार्टी में जाए कोई रोक नहीं लगती, मुझे हर पार्टियों में रोक लगाई जाती है। मुझे घूमने जाऊं तो रोका जाता है। मेरी मम्मी बहुत खराब है। मैंने कहा बेटा तेरी मम्मी बहुत अच्छी है, इससे अच्छी मम्मी कोई। बोले मुझे ऐसी मम्मी नहीं चाहिए। मैंने कहा एक बात सुन तो ले। बोले क्या? मैंने कहा तेरे जैसी मम्मी अच्छी कोई नहीं हो सकती है। बोले इतनी पाबंदी लगाती है, मोबाइल करूं तो देखती है किससे बात कर रही है, क्या मैसेज कर रही है, मुझे लॉक करके रखना पड़ता है मोबाइल। मैंने कहा बेटा तेरी मम्मी बहुत अच्छी है। बोले क्यों? परेशान करती है मुझे रात दिन। मैंने कहा परेशान नहीं करती। मैं बेटियों से पूछना चाहता हूँ कि तुम लोग बाजार जाते हो ना, यदि एक हीरा लेकर आओ, हीरे का नग, डायमंड, कहाँ रखते हो मेरे भाई? अंगूठी जब नहीं पहनना है तो रखते कहाँ हो उसे? बोलो। ऐसी ज़मीन पे डाल देते हो, कचरे के डिब्बे में डाल देते हो, खुला फेंक देते हो, उसे एक डिब्बी में रखते हो। डिब्बी के ऊपर एक डिब्बा और होता है, उसके बाद एक तिजोरी होती है, उसमें लॉकर होता है, लॉकर के अंदर लॉकर होता है, वहाँ रखा जाता है ना। सही पक्का है? बोलो। संभाल के रखते हो ना, या बैंक में संभाल के रखोगे? और एक बात बताओ, बाजार जाओ और आलू प्याज की सब्जी खरीद के लाओ, उसे कहाँ रखते हो? तिजोरी में, लॉकर में? कहाँ रखते हो? डोलची में डाला रहता है। ध्यान रखना, एक बात याद रखो मेरे देश की बेटियों, लड़के साग भाजी हैं, तुम डायमंड हो। ध्यान रखिए। एक बात बताओ, हीरे को संभाला जाता है या घास फूस को संभाला जाता? नाराज मत होना रे कि हम तो साग भाजी हो गए। ध्यान रखना, यदि तुम पर पाबंदी लगी है तो बेटियों तुम उस घर का हीरा हो, हीरा। ध्यान रखिए, और हीरे को खुला नहीं छोड़ा जाता है, हीरे को संभाल करके रखा जाता है। ध्यान रखिए, तुम घर की इज्जत हो, एक घर की नहीं 2 घर की इज्जत हो। और बताओ यदि तुम्हारी मम्मी पाबंदी लगाती है तो अब बताओ हकीकत में मम्मी अच्छी है या खराब है? बोलो, एक स्वर में बोलो। अच्छी है ना? तो अब तो नाराज नहीं होगी मम्मी से, क्योंकि तुम क्या हो? अरे जम से बोलो गौरव से कि हम हीरा हैं, जान हम डायमंड हैं अपने घर का। और ये ज्यादा गड़बड़ करे ना तो कहना तुम तो ध्यान रखिए, बेचारे लड़के क्या करें। ध्यान रखना, द्रोणाचार्य कौरवों के भी गुरु थे और पांडवों के भी गुरु थे। एक दिन दुर्योधन ने पूछा कि गुरुदेव आप मुझे भी पढ़ाते हैं, अर्जुन को भी पढ़ाते हैं, लेकिन हर बार अर्जुन अव्वल नंबर पे क्यों आता है? हर बार अर्जुन आगे क्यों रहता है, मैं पीछे क्यों रहता हूं? हर चीज में
हाँ आ जाइए, क्या बात, पधारो। थोड़ा जगह बनाइए। दीप्ति जी पधार रही हूँ, पूर्व परिचित है, मेरा परिचय है। पधार, थोड़ी देर सुनेंगे। मम्मी तो बहुत सुनती थी। बैठी। मान्यवर, बताओ गुरुदेव कि अर्जुन प्रथम क्यों आता है? मैं प्रथम क्यों नहीं आता हूं? मैं उससे हर चीज में हार क्यों जाता हूं? आपने मुझे भी सिखाया है और उसे भी एक सा पढ़ाया है। आप बता सकते हैं कि अर्जुन नंबर 1 क्यों आता था और दुर्योधन नंबर 2 क्यों आता था? बताइए। द्रोणाचार्य ने कहा कि ठीक कहते हो दुर्योधन, मैं तुम्हें भी शिक्षा देता हूं, मैं अर्जुन को भी शिक्षा देता हूं, मैं पांडवों को भी शिक्षा देता हूं, मैं कौरवों को भी शिक्षा देता हूं, लेकिन अर्जुन मेरा प्रिय शिष्य है। तो गुरुदेव, क्या आप उसे अलग से ट्यूशन पढ़ाते हैं? द्रोणाचार्य ने कहा, उस समय तो ट्यूशन जानते नहीं थे क्या होता है। बोली नहीं, मैं एक सी शिक्षा देता हूं। फिर अर्जुन नंबर 1 क्यों? आपसे बोल रहा हूं, ध्यान रखना। द्रोणाचार्य ने कहा कि दुर्योधन, तुम केवल उतना पढ़ते हो जितना मैं पढ़ाता हूं, और अर्जुन जितना मैं पढ़ाता हूं उससे ज़्यादा पढ़ के आता है। इसलिए अर्जुन हमेशा प्रथम नंबर पे आता है। और दुर्योधन, तुम हमेशा ध्यान रखना, जो बच्चा अपने स्कूल में केवल उतना पढ़ेगा जितना टीचर ने पढ़ाया, उससे आगे की पढ़ाई नहीं करेगा, वो बच्चा कभी नंबर 1 पे नहीं आ सकता है। मैं आपसे कहता हूँ कि गुनगुना पानी कभी भाप नहीं बना करता है। पानी जब 100 पर उबलता है तब भाप बना करता है। आपसे निवेदन है बच्चों से कि कुछ करो या ना करो, स्कूल से जब लौट कर आओ हर चीज छोड़ देना, होमवर्क कभी नहीं छोड़ना। ध्यान रखना, जो नियमित होमवर्क करते हैं वो परीक्षा के समय घबराते नहीं हैं। मेरे भाई ध्यान रखिए, आपको डेली होमवर्क करना है, स्कूल से जो दिया जाता है, और उससे भी आगे पढ़ने का प्रयास करना है। जो उससे आगे पढ़कर जाएगा उसको कल के पीरियड में सब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ध्यान रखना। अरे पहले से 33% की इच्छा रखोगे तो फेल होके लौटोगे। ध्यान रखना, जब 100% की पढ़ाई करोगे तब 90% अंक जीवन में प्राप्त हुआ करते हैं। ध्यान रखिए, एक्स्ट्रा पढ़ने का प्रयास करिए, ज्यादा पढ़ो। ये माता पिता जो तुम्हें पढ़ा रहे हैं, मालूम है कितनी मेहनत करते हैं तुम्हारे लिए, अपने अरमानों का गला घोंटते हैं। माँ बाप वो होते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी आवश्यकताओं में कटौती किया करते हैं। माँ वो होती है जो कहती है कि एक साड़ी ना हो नई वाली चलेगा, मेरी बच्ची को पढ़ाई के लिए पैसा लगाइए। ध्यान रखना, माँ बाप तो वो होते हैं जो खुद के पास पैसा ना हो तो बैंकों से कर्ज लेकर के तुम्हें पढ़ाया करते हैं। ध्यान रखिए, माँ बाप अपनी हैसियत से ज़्यादा तुम्हें करते हैं। एक माँ कितना एडजस्ट करती होगी। सुबह से एक माँ का जीवन देखो, पापा का काम नहीं करते तो पापा चिल्लाते हैं, भैया का काम ना करो तो भी मम्मी को डांट पड़ती है, तुम्हारा काम ना पढ़ो तो तुम भी मम्मी को झुंझलाती हो, दादी का खाना ना बनाए तो दादी मम्मी को झुंझलाती है। विचार करिए, जो देखो वो मम्मी को डांटता है। ध्यान रखना है। आपसे मेरा निवेदन है, जब आपके माता पिता तुम्हारे लिए इतना करते हैं तो तुम्हारा भी फर्ज है कि उनकी मेहनत को मिट्टी में मत मिलाना, अच्छे नंबरों से पास होकर खानदान का नाम रोशन करना। कितनी मेहनत करती है तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे कपड़े धो देती है, प्रेस करती है, तुम्हारे लिए सब कुछ करती है। हर कोई उसे झुंझलाता है। नारी की जीवन क्या होता है मालूम है? जब तुम्हारे पापा कहीं बाहर चले जाते हैं, तुम नानी के घर चली जाती हो, मम्मी जब घर में अकेली होती है ना, और उससे पूछा जाए कि खाना बना लिया, तो तुम्हारी मम्मी कहती कि क्या बनाना, पति तो घर पे है नहीं, बच्चे हैं नहीं, चटनी रोटी या 4 रोटी खा के दिन काट लूंगी। यानी तुम्हारी मम्मी अपने लिए खाना भी नहीं बनाती,
वो तुम्हारे लिए भोजन बनाया करती है, तुम्हारे पापा के लिए भोजन बनाया करती है। इतने एहसान माता पिता के होते हैं। मान्यवर, आपसे इतना ही निवेदन करूंगा, जब स्कूल से लौटो तो बच्चों की आदत होती है कहीं जूते फेंक देते हैं, कहीं बैग फेंक देते हैं, कहीं यूनिफॉर्म पड़ी होती है। ध्यान रखना, नहीं, ये माँ है तुम्हारी, तुम्हारा भी फर्ज बनता है अपनी यूनिफॉर्म कहाँ रखना, अपने जूते कहाँ रखना, अपने बैग कहाँ रखना। इतना भी नहीं सीखा तो फिर स्कूल जाने से मतलब क्या होता है। मेरे भाई, आपसे मैं आग्रह करना चाहता हूँ, ध्यान रखिए, लोह पुरुष बनो। एक बच्चा 16 किलोमीटर दूर रोज स्कूल आता, पैदल चल के, उसके माँ बाप के पास पैसे नहीं थे। 16 किलोमीटर दूर आना स्कूल में, फटे हुए यूनिफॉर्म पहनकर रोज स्कूल में आता था, लेट हो जाता था। क्लास टीचर उसे पनिशमेंट देती थी, बाहर ही खड़े रहो, अंदर आने की जरूरत नहीं, तुम लेट क्यों होते हो रोज। वो चुपचाप बाहर रहता। एक दिन टीचर ने कहा कि अंदर मत आना, क्लास में तुमको नहीं मिलेगा, नॉट अलाउड, बाहर बैठो। बच्चा बैठ गया। टीचर ने देखा ब्लैक बोर्ड पर वह प्रश्न हल कर रही थी। उसने देखा अपने 40 मिनट के पीरियड के बाद उस बच्चे की कॉपी में सारे सवाल हल किए हुए हैं जो बोर्ड पर किए जा रहे थे। टीचर ने कहा कि क्यों, मैंने तो तुम्हें सजा दी थी ना कि अंदर नहीं आना, फिर तुम्हारी कॉपी में सारे प्रश्न हल कैसे हो गए। उस बच्चे ने कहा कि मैडम, आपने तो ये कहा था ना कि क्लासरूम में नहीं आना, ये थोड़ी कहा था कि पढ़ाई नहीं करना। जिन्हें पढ़ना है वो क्लासरूम के दरवाजे पर बैठकर भी पढ़ सकते हैं, और जिन्हें नहीं पढ़ना है वो क्लासरूम के अंदर भी नहीं पढ़ सकते हैं। उस मैडम ने उस बच्चे की पकड़ा हाथ, क्लासरूम में लाई, ब्लैक बोर्ड के पास ले गई, बोले देखो ये बच्चा महान नहीं बनेगा तो कौन बच्चा महान बनेगा। तुम अंदर बैठकर भी पढ़ाई नहीं कर रहे हो और ये बाहर बैठकर भी पढ़ाई कर रहा है। उस बच्चे ने कहा कि मैडम, स्थान महान नहीं होता है, महान आदमी जहां बैठ जाए वो स्थान महान हो जाया करता है। मुझे पढ़ाई करने से कौन रोक सकता है, मैं बाहर बैठ के पढ़ लूंगा। मालूम है, टीचर ने कहा एक दिन ये बहुत बड़ा आदमी बनेगा, और मालूम है वो कौन, भारत के राष्ट्रपति KR नारायणन बन करके खड़े हो जाया करते हैं। जिन्हें पढ़ना है वो कैसे भी पढ़ सकते हैं। जिन्हें पढ़ाई करना है, नाव में बैठकर लाल बहादुर शास्त्री को नदी पार करके जाना पड़ता था। 4 आने मिलते थे, क्या करूंगा, 4 आने में कुछ खाऊंगा या नाव पार करूंगा। अपने सहपाठी को किताब दे देते थे जिनके पास पैसे थे कि लो किताबें मेरी उस तरफ पहुंचाना, और उफनती नदी में कूद करके, नदी पार करके लाल बहादुर शास्त्री शिक्षा प्राप्त किया करते थे। ध्यान रखना, भारत के प्रधानमंत्री बनकर के जो खड़े हो जाया करते हैं। आपसे निवेदन है, समय बर्बाद मत करो, समय बहुत कीमती हुआ करता है। ध्यान रखिए, 100 ग्राम वजन बढ़ जाए तो हाथ से गोल्ड मेडल चला जाता है। मेरे भाई ध्यान रखिए, ओलंपिक में गोल्ड मेडल नहीं मिलता है। सोचना है आपको, विचार करना है। तुम्हें समय की आज कीमत नहीं मालूम है। समय कितना कीमती है मालूम है? जो 1 साल बच्चा पढ़ाई नहीं करता ना ढंग से, और वो फेल हो जाता है, तब पता पड़ता है 1 साल की कीमत क्या होती है। ध्यान रखिए मान्यवर, सोचना है आपको। माँ किसी बच्चे को जन्म देती है ना, तो 1 महीने पहले बच्चे का जन्म हो जाए तो बच्चा कमजोर पैदा होता है। 1 महीने की कीमत ये होती है मान्यवर। 1 सप्ताह यदि किसी पत्रकार को न्यूज ना मिले
तो समझना एक सप्ताह की कीमत क्या होती है। और एक दिन किसी गरीब को मजदूरी ना मिले तो उससे पूछना एक दिन की रोटी की कीमत क्या हुआ करती है। और एक घंटा सिकंदर को सांस ना दे पाए कोई तो समझना एक घंटे की कीमत क्या होती है। और एक मिनट गाड़ी चलाते समय नजर चूक जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो समझना एक मिनट की कीमत क्या होती है। और पीटी ऊषा से पूछना एक सेकंड पीछे रह जाए तो गोल्ड मेडल हाथ से चला जाए। एक एक क्षण की कीमत हुआ करती है। आपसे निवेदन है, यही कहूँगा, बातें बहुत हैं लेकिन बहुत खुश हूँ जब मैं बच्चों के साथ बातें करता हूँ। मैं कोई प्रवचन नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा पढ़ लिख जाओ मेरे बच्चों, नहीं तो क्या होगा, घिसट घिसट के पढ़ोगे 10-12 हज़ार की नौकरी मिलेगी, कर क्या लोगे तुम उससे। 10,000 का तो मोबाइल भी नहीं आता है आज के ज़माने में, 10,000 में तो जूते भी नहीं आते हैं ढंग से, 10,000 में तो किराया लगता है मकानों का। 10-15 हज़ार की नौकरी में गुजारा करके क्या करोगे, ध्यान रखिए। पढ़ लिख जाओगे तो इज्जत की ज़िंदगी जियोगे। लोग कहते हैं ना कि हमारे देश में लड़कियां कम हैं लड़के ज़्यादा हैं, उनकी शादी नहीं हो रही है। ऐसा हो भी सकता है, लेकिन मेरा मानना ये है कि लड़कियां ज़्यादा पढ़ रही हैं, लड़के कम पढ़ रहे हैं। सबसे अच्छे रिजल्ट स्कूल में किन के आते हैं, बेटियों के रिजल्ट अच्छे आते हैं, ध्यान रखना। ये कहाँ कर पाते हैं, ध्यान रखना। 1-2%, 3% लड़के अच्छे नंबर लाएंगे। क्या करें, ये थोड़े बहुत पढ़े 10वीं 12वीं, बाप कहता दुकान में बैठ जा, ध्यान रखना। क्या करना है, नहीं बना इंजीनियर मत बन, क्या करेगा, डॉक्टर नहीं बना मत बन, दुकान में बैठ जा। बताओ, लड़का 10वीं 12वीं पास करके दुकान में बैठेगा, वो लड़की MBA करेगी, डॉक्टर बनेगी, खाक तेरे से शादी करेगी, ध्यान रखना। कुंवारा घूमेगा, ध्यान रखना, कोई पूछने वाला नहीं है, तुमको विचार करिए कौन करेगा। लड़कियां ज्यादा पढ़ रही हैं, लड़के कम पढ़ रहे हैं। घूमते रहोगे बेटा, कुंवारे शादी नहीं होगी। अभी ऋषभ देव में भी कई घूम रहे हैं, 30-30 साल की उम्र हो रही है, जुगाड़ नहीं है। कुछ कर लेता तो 1 छोड़ 10 मिलती। 10वीं 12वीं में घूम रहा है पागल की तरह, अब कर ले जिंदगी को सार्थक कैसे करेगा। मान्यवर, आपसे निवेदन है, 10-12 हज़ार की नौकरी में, 50 हज़ार की नौकरी में आप 3rd क्लास जीवन जिएंगे, ध्यान रखना। और अच्छे नंबर ले आए और अच्छा पढ़ लिख गए, VIP लग्जरी जिंदगी जीने का तुमको मौका ये जिंदगी प्रदान करेगी, ये जन्म प्रदान करेगा। आपसे इतना ही निवेदन है। लोग कहते हैं कि गरीबी समस्या है, गरीबी समस्या नहीं मेरे भाई, इस देश की समस्या गरीबी नहीं है, इस देश की सबसे बड़ी समस्या आलस्य है। और लड़के आलसी होते हैं, इनका पढ़ने में मन लगता नहीं, आलसी लोग हैं। ये आलस्य तुम्हारे लिए बहुत महंगा पड़ेगा, ध्यान रखिए। विद्यार्थी जीवन में आलस्य नहीं होना चाहिए। मालूम है, सरदार पटेल 17 घंटे पढ़ते थे, ध्यान रखना। पढ़ाई करना पड़ती है जीवन में, ऊंचाइयों को पाना है तो। निवेदन है, जो भी बातें मैंने आपको बतलाई, एक चीज और कहूंगा, कभी भी अपने जीवन में अपने क्लास टीचर का अपमान नहीं करना। वो गुरु हैं, तुम्हारे निर्माता हैं, माँ बाप जन्म देते हैं, शिक्षक जीवन दिया करता है, ध्यान रखना है। लेकिन आजकल स्कूलों में हर शिक्षक के उपनाम रख दिए जाते हैं। आ गया मजा, मैंने भी खूब रखे थे। ओरिजिनल नाम तो मुझे पता ही नहीं रहता था टीचर का क्या है। एक बार एक टीचर थे, मैंने उपनाम रख दिया था। प्रिंसिपल आए, बोले किसका पीरियड है, मेरे मुंह से उपनाम निकल गया। इतने बैंत पड़े, ध्यान रखना। कभी जिंदगी वो रखते ही हैं, तुम मानोगे थोड़ी, हमको मालूम है। एक ना एक रख ही देते, हम भी बहुत सारे नाम रखते थे। एक टीचर था बिल्कुल काला चिचक्कीदार, डालडा नाम रख दिया था उसका। मान्यवर, नाम तो सभी रखते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं, प्लीज़ अपने शिक्षक को देखकर
आपके अंदर श्रद्धा आना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ जब घर से चलना स्कूल तो माँ बाप के पैर छूना, और जब घर जाना तो सबसे पहले अपने शिक्षक के पैर छुआ करो, ध्यान रखना। तस्वीर में बनी सरस्वती तुम्हें ज्ञान दे या ना दे, जीती जागती शिक्षिका तुम्हें ज्ञान जरूर दिया करती है, ध्यान रखना है। तस्वीर में बने महादेव तुम्हें ज्ञान दे पाए या ना दे पाए, लेकिन जो टीचर तुम्हें पढ़ाता है वो तुम्हारी जिंदगी का निर्माण किया करता है, ध्यान रखना है आपको। वो तुम्हें जिंदगी प्रदान किया करते हैं। उस शिक्षक का सम्मान बनाकर रखें। और शिक्षकों से भी कहूँगा, अकेले बच्चे क्यों पिटे हैं? तुम्हारी भी कुछ गलती है। तुमको शिकायत है कि बच्चे पैर नहीं छूते, तुमको शिकायत है कि बच्चे पैर नहीं छूते, तुमने भी तो पहन रखे हैं खड़ाओं की जगह जूते, इसलिए बच्चे तुम्हारे पैर नहीं छूते। मुंह में मसाला रहेगा, खाक ज्ञान बांटोगे, ध्यान रखिए। सिगरेट पीते रहोगे, खाक ज्ञान बांटोगे तुम। ये ज्ञान बांट रहे हो, आप शिक्षक हो, ध्यान रखना। टीचरों की भी तो गलती है ना। यदि शिक्षा को व्यवसाय बनाओगे तो खाक भारत के भविष्य का निर्माण करोगे, ध्यान रखिए। भारत के भविष्य के निर्माता शिक्षक हुआ करते हैं। और किसी भी स्कूल को स्कूल मत समझो, स्कूल उसे कहते हैं जहां इंसान को इंसान बनाया जाता है, ध्यान रखिए। इंसान को इंसान बनाने की कोई फैक्ट्री है तो वह हमारा विद्यालय हुआ करता है, ध्यान रखिए। शिक्षकों को भी अपनी गरिमा का ध्यान रखना पड़ेगा। तुम ही ऐसे इस कपड़े पहनकर जाओगे जो अश्लीलता के पोषक हों तो आप क्या बेटियों को शिक्षा दे पाओगे, ध्यान रखिए। शिक्षकों का बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट तनख्वाह तुमको ही दे रही है, ध्यान रखना। एक शिक्षक को प्राइमरी का भी हो, कहाँ गया रे बल्लू? मिल ही जाते 50,000 1 लाख तो मिल ही जाते हैं लोग। और काय के मिलते हैं? 35,000 मिलते हैं सावधान के और 35 विश्राम के हैं। बाकी पढ़ाना लिखाना तो है ही नहीं, ध्यान रखना। शिक्षक भी अपना कर्तव्य समझे। और मैं तो शिक्षा में वो क्रांति लाना चाहता हूं। सब यहां पर बैठे राजनीति से जुड़े हुए लोग, गांव गांव में स्कूल है, शिक्षक शहर में रहता है। नहीं, ऐसा संविधान बनना चाहिए कि जिस गांव में शिक्षक पढ़ा रहा है उसको वहीं रहना चाहिए, तभी वह भारत का विकास कर सकता है। 2-2 दिन स्कूल नहीं जाओगे। एक आदमी को इतना मार रहे लोग, इतना मार रहे बच्चे पकड़ के। मैंने कहा क्यों रे मार डालोगे क्या कर रहे हो? बोले महाराज स्कूल नहीं जा रहा है। मैंने कहा इतना बड़ा आदमी स्कूल जाएगा? बोले टीचर है। समझ गए क्या? पहले बच्चे नहीं जा, मास्टर नहीं जा रहे स्कूल, बच्चे मार मार के ले जा रहे। चल स्कूल पढ़ा, हमको ध्यान रखिए। मान्यवर शिक्षकों भी कुछ दायित्व और कर्तव्य हुआ करते हैं। गांव की शिक्षा देखो, स्कूलों की सरकारी शिक्षा, एक शिक्षक के 3-3 क्लास सौंप रखी उसको, और आधा समय तो वो तुम्हारा गांव में खाने ही बनाने में चला जाता है। ध्यान, एक नया और चलाया कुपोषण के नाम से। पता चला अच्छा माल तो तुम्हारे घर में चला जाता है, कचरा माल बच्चों को बांट दिया जाता है, ध्यान रखिए। आधा समय तो इनको खाने में, लाइन लगाने में, थाली ले जाने में बीत जाता है। मान्यवर ध्यान रखिए, हमारे समय कुछ नहीं हुआ करता था। जमीन पर बैठ जाते थे, पेड़ के नीचे बैठ जाते थे, अच्छे नंबरों से पास हुआ करते थे, ध्यान रखिए। सब जगह विकृतियां हैं, आप उस पर ध्यान दें। यहाँ पर अभी दीप्ति जी पधारी हैं। मुझे बहुत अफसोस और दुख है कि मेरी अनन्य भक्त जो मुझे अपने घर पर भी लेकर गई, आज वो होती तो कुछ और होता। किरण जी माहेश्वरी, बहुत मेरे प्रति श्रद्धा रखने वाली। कहीं भी मैं रहूं, गाड़ी से भी यदि वो जा रही, उन्हें मेरा होर्डिंग दिख गया तो वे गाड़ी खड़े करके पूछती थी महाराज कहाँ हैं, मुझे उनके दर्शन करना है। आकर के कई बार उनसे संवाद हुआ, लेकिन जब मुझे पता चला कि उनके साथ ऐसा हुआ, मन व्यथित हुआ। एक अच्छी बेदाग छवि, साफ स्वच्छ जीवन जीने वाली किरण जी माहेश्वरी, और आज उनकी पुत्री यहाँ पर पधारी, बेटी, और आज उन्होंने सोफे लगे होने के बाद भी
अपनी माँ के संस्कारों का परिचय प्रदान किया। बहुत अद्भुत प्रभावक व्यक्तित्व था उनका। मेरा उदयपुर चातुर्मास हुआ, हमेशा जब भी समय मिले मन अशांत होता था तो महाराज मैं आपके पास आके बैठ जाते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि किरण जी की वह किरण दीप्ति अपने जीवन में ऐसा प्रकाश फैलाए कि लोग याद करें कि दीप्ति किरण माहेश्वरी की बेटी है। ध्यान रखना। बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। सब परिचित हैं, मेरे लिए कोई नए नहीं हैं। रघुवीर मीणा जी भी परिचित हैं, सभी लोग जितने भी राजनेता रोज आ रहे हैं सब पुराने मेरे परिचित हैं। सबको आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। शिक्षकों ने बड़ी मेहनत करके बच्चों को यहाँ एकत्रित किया और सबसे बड़ी तारीफ मैं करूँगा, मैंने कई जगह स्कूलों में प्रवचन किए लेकिन जितने अनुशासन से यहाँ के बच्चे बैठे मैंने कहीं नहीं देखा था। डिसिप्लिन से बैठे, अपने लिए जोरदार तालियां बजा जरा उठा करके। शिक्षकों के संस्कार यहाँ पर दिख रहे। पूरा ऋषभदेव रात को 9:30 बजे देखो ना, हिंदू जैन समझ ही नहीं आता कौन क्या है। पूरा ऋषभदेव कहा जाता था जैनियों की संख्या ज्यादा है, लेकिन आज जब से मैं यहाँ पर माहौल देख रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता कौन जैन है, कौन सनातनी है, कौन क्या है। ध्यान रखना। और मैं चाहता हूँ ये मुझे कभी पता ना चले तो मेरा चातुर्मास करना सार्थक और सफल हो जाएगा। जब केसरिया नाथ के दरबार में सब आते हैं, आओ उन केसरिया लाल का आशीर्वाद लेकर एक आदर्श गांव ऋषभदेव को घोषित करवाओ। ऐसा सुंदर गांव बना दो इसको कि मैं जहां भी रहूं तो मुझे गर्व हो ऋषभदेव की इस नगरी पर। ध्यान रखिए। आप सबने सुना। अनुग्रहित हूं। जय मां।